अच्छा, आज एक टॉपिक होगा और टॉपिक होगा जी पाकिस्तान की पिवट जियो इकोनॉमिक्स चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स में। देखिए, ये ना एक मेजर फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट आया है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में। एक मेजर शिफ्ट आया 2021 में। उसमें हमने ये कहा कि जी हम अब जियो पॉलिटिकल सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी से चेंज करके किधर जाएंगे? जियो इकोनॉमिक्स की तरफ। किधर जाएंगे भाई? जियो इकोनॉमिक्स की तरफ। उस चेंज ने ना, वो चेंज कहां से शुरू होता है? वो होता है जब आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आती है। पाकिस्तान पहली बार जो है वो क्या देता है? एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी देता है। उसमें कहता है जी इकोनॉमिक्स जो है ना, इकोनॉमिक्स क्या होगी? हमारे इकोनॉमिक सिक्योरिटी की कोर होगी। तो हमने क्या किया जी, शिफ्ट लिया एक जियो पॉलिटिक्स से किधर चले गए हम? जियो इकोनॉमिक्स पर। ठीक है। अब सवाल होता है कि जियो इकोनॉमिक्स है क्या? जियो इकोनॉमिक्स को समझना बहुत लाजिम है। अगर हमने समझना है किसको, कि पाकिस्तान ने ये फॉरेन पॉलिसी जो है अपनी, वो जियो इकोनॉमिक्स की तरफ क्यों शिफ्ट की, तो उसके सबसे पहले हमें तो टर्म समझ आना चाहिए ना कि व्हाट इज जियो इकोनॉमिक्स। तो जियो इकोनॉमिक्स इज अबाउट यूजिंग इकोनॉमिक टूल्स एंड ज्योग्राफी। जियो मीन्स ज्योग्राफी, इकोनॉमी मीन्स इकोनॉमी। तो हम क्या करते हैं? इकोनॉमिक टूल्स को इस्तेमाल करते हैं along with a geographical location, strategic location, to benefit through international trade and other means of interstate economic cooperation. हम अपनी लोकेशन को यूज करेंगे। पाकिस्तान कहाँ है जी? इट इज इन दी हब ऑफ साउथ एशिया। हम क्या करेंगे? अपनी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन को यूज करेंगे ताकि हम रीजनल कनेक्टिविटी में भी हिस्सा ले सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया को सेंट्रल एशिया के साथ कोऑपरेशन करनी है तो पाकिस्तान नीड्स अस। और इंडिया जो है उसको किसकी जरूरत है? पाकिस्तान की। पाकिस्तान को पाकिस्तान को किसकी जरूरत है जी? इंडिया को किसकी जरूरत है? पाकिस्तान की। ऐसा ही है ना? अगर अफगानिस्तान और इंडिया ने ट्रेड करना है, अगेन अफगानिस्तान और इंडिया को किसकी जरूरत है? पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना, वो बहुत अहम है। तो हमने क्या करना है? उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन को यूज करके उसको इंटीग्रेट करना है किसके साथ? इकोनॉमी के साथ। तो वो क्या बन जाएगी? हमारी जियो इकोनॉमिक्स की पॉलिसी। इसको क्या कहते हैं? इट इज अंडरस्टूड एज द यूज ऑफ इकोनॉमिक टूल्स टू एडवांस जियो पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। हम इकोनॉमी को यूज करके अपने जियो पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को भी क्या करते हैं? अचीव करते हैं। इसका मिसाल ले लो। इसकी मिसाल ऐसे ले लो, आईमेक हुआ है ना अभी, मैंने आप सबको बताया है आईमेक। हाँ, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बना है ना। अब वो है टोटली जियो इकोनॉमिक्स पर बुनियाद रखता है उसका, कि जी इकोनॉमी है, हमने इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेने हैं, पर बिहाइंड द सीन जियो पॉलिटिक्स चल रही है ना। क्यों बनाए जी बीआरआई को? हमने क्या करना है? कर्व करना है, उसको हॉल्ट करना है बीआरआई को। इसलिए बनाया है ना आईमेक, कि जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है बीआरआई का, उसको हम कर्व कर दें। उसके बाद उन्होंने I2U2 मैंने आपको बताया था एक एग्रीमेंट बनाया है, इसराइल, इंडिया, यूएसए एंड यूएई। क्यों बनाया जी वो एग्रीमेंट? वो है तो प्योरली, अगर आप उसको पढ़ोगे तो वो टोटली उसकी डिपेंडेंस है इकोनॉमी के ऊपर, कि जी हम इकोनॉमिक कॉपरेशन करेंगे, पर बिहाइंड द सीन क्या है? जियो पोलिटिकल मकासद है। तो जब आप जियो इकोनॉमिक्स कहते हो, तो व्हेन यू यूज द टर्म जियो इकोनॉमिक्स, तो इट मींस कि आप अपने इकोनॉमिक लेवरेजेस को यूज करके क्या निकालना की कोशिश कर रहे हो? अपने जियो पोलिटिकल बेनिफिट्स। बात समझ में आ रही है? हाँ, ये एक किताब है, इन वॉर बाय अदर मीन्स। इन वॉर बाय अदर मीन्स। अब इन वॉर बाय अदर मीन्स, व्हाट डज अदर मीन्स मीन्स? अदर मीन्स यहां पर हाइब्रिड वॉरफेयर की बात हो रही है। इन वॉर बाय अदर मीन्स मतलब अदर मीन्स क्या होते हैं? एक तो वॉर होती है ना जो हम लड़ते हैं, कन्वेंशनल वॉरफेयर जिसको कहते हैं, जी आप भी टैंके ले आओ, आप भी मिसाइल ले आओ, आओ लड़ते हैं सोल्जर्स। द वॉर बाय अदर मीन्स मतलब कि हम अब कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे?
हाइब्रिड वॉरफेयर का यूज करेंगे। और हाइब्रिड वॉरफेयर का सबसे बड़ा टूल है इकोनॉमिक वॉरफेयर, जिसमें आपके वेस्टर्न नेशन जो है खास करके आईएमएफ को यूज करते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को यूज करके, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, डेवलपमेंट बैंक्स हो गई, हाँ, तो उनको यूज करना। सैंक्शंस लगाना, आपने सुना होगा जी अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए ईरान के ऊपर। क्यों लगाता है अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए जी नॉर्थ कोरिया के ऊपर? तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, अपनी इकोनॉमिक माइंड को यूज करके क्या कर रहा है, उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। बिहाइंड द सीन क्या मसला है? जियोपॉलिटिक्स। क्योंकि रशिया और ईरान, आपके नॉर्थ कोरिया, वो पॉलिटिकल मोटिव जो है अमेरिका के, उनके उनके साथ अलाइन नहीं होता। तो अमेरिका क्या कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को यूज करके उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसकी ना ग्रोथ ना हो पाए। सिमिलरली आप फिर लाजिम नहीं है कि आप इसको नेगेटिवली यूज करो, बहुत सारी पॉजिटिवली भी यूज होती है। पॉजिटिविटी के साथ कैसे यूज होती है जी? जियो इकोनॉमिक्स। आप सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी यूज करो, जैसे आपका चाइना करता है कि हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। हम ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं जी आपस में। ट्रेड एग्रीमेंट करके बेसिकली वो क्या करता है, दूसरे कंट्री को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना देता है, फिर उसको यूज करता है। अब देखो सीपेक किया है ना पाकिस्तान के लिए, इट्स अ वेरी पॉजिटिव जेस्चर एंड प्रोजेक्ट। पर अब हम कभी भी चाइना के खिलाफ जा सकते हैं? कभी नहीं जाएंगे। बात समझ में आ रही है? हम कभी भी चाइना के खिलाफ नहीं जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि हमारे इंटरेस्ट उसके साथ अलाइन हो गए। उसने यूज क्या किया? इकोनॉमिक। ठीक है, तो वॉर बाय अदर मीन्स का क्या मतलब है? आप यहां पर इन पर्टिकुलरली जियो इकोनॉमिक्स के सेंस में उसका मकसद ये है कि आप इकोनॉमी को यूज करो और अपने जियो पॉलिटिकल मकासद भी हासिल करो, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो वैसे ही हो रहे हैं। ठीक है, अब ये किताब लिखी थी रॉबर्ट ब्लैकविल एंड जेनिफर हैरिस ने। वो क्या कहते हैं कि लीडिंग जियो इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स जो है, जैसे ट्रेड पॉलिसी हो गई, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हो गई, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सेक्शंस हो गए, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, एनर्जी एंड कमोडिटीज हो गई, एड हो गई, और साइबर वॉरफेयर हो गया। इन सबको यूज करके आप जब भी किसी कंट्री को, या तो उससे को ये सब कुछ देकर अपने जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को निकालो, या उसके खिलाफ ये सब कुछ यूज करके अपने जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट निकालो। उसको क्या कहते हैं हम? जियो इकोनॉमिक्स। मैंने आपको दो कैसे स्टडीज बताई, एक यूएस की, एक चाइना की, कैसे वो इन सबको यूज करके यूएसए क्या करता है, अपने जियो पॉलिटिकल मोटिव यूज करता है, कैसे चाइना सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के थ्रू ये सब उनके फेवर में देकर क्या करता है, अपने पॉलिटिकल मोटिव निकालता है। मैंने आपको तीन चीजें बताई थी। एक बताया था ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, एक बताया था मैंने आपको ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, और तीसरा मैंने बताया था आपको ग्लोबल सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव। तो ये तीन बड़े उसके क्या हैं, चाइना के इनिशिएटिव हैं, जिसको वो यूज करके क्या कर रहा है, दुनिया पर सॉफ्ट पावर इमेज क्रिएट करके अपने जियो पॉलिटिकल जो मकासद है वो क्या कर रहा है, अचीव कर रहा है। और यूएस क्या करता है, ऑन द अदर हैंड उसकी जो पॉलिसी है वो थोड़ी चेंज है। वो क्या करता है, वो हार्ड पावर यूज करता है। वो अपनी पॉलिटिकल माइट, इकोनॉमिक माइट यूज करके क्या करता है, अपने जियो पॉलिटिकल मोटिव अचीव करता है। तो ये दो अलग केस स्टडीज है, आप इनको लिख सकते हैं पेपर में। थर्ड है जी ग्लोबल सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव। वाई यूएस यूज हार्ड पावर? भाई बेटा, हार्ड पावर इसलिए करता है क्योंकि वो अपने आप को क्या समझता है, आई एम द सुपर पावर। ठीक है, मैं आई एम द ग्लोबल हेजिमोन, तो मेरे में इतनी माइट है कि मैं आपको सप्रेस कर सकता हूं। वो हकीकत भी है। चाइना क्या कहता है, शी जिनपिंग का मैंने क्या बताया था आपको, मल्टीलैटरलिज्म, शेयर्ड डेवलपमेंट होनी चाहिए। आप भी डेवलपमेंट करो, मैं भी डेवलपमेंट करता हूं, सब खुश हैं। अच्छा, पाकिस्तान के टर्म में अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के हिसाब से जियो इकोनॉमिक्स क्या है? द टर्म इज एम्प्लॉयड जनरली इन सपोर्ट ऑफ प्रोमोटिंग इंट्रा रीजनल ट्रेड एंड
इकोनॉमिक कॉपरेशन इन साउथ एशिया, कि हमने क्या करना है साउथ एशिया के अंदर, ट्रेड भी बढ़ाना है और इकोनॉमिक कॉपरेशन भी करनी है। साउथ एशिया, व्हाट डज साउथ एशिया मीन, मतलब सार कंट्रीज। तो जो भी सार कंट्रीज है, पाकिस्तान क्या कह रहा है, हमने उनके साथ ट्रेड भी करना है और इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी करनी है। चाइना के साथ भी हम कर रहे हैं ना, हाँ, हमने कोशिश भी की थी, इंडिया के साथ भी कर रहे हैं, फिर हमने कोशिश की है कि ईरान के साथ हो जाए, अफगानिस्तान के साथ हो जाए, अच्छे ताल्लुकात बनिए, रीजनल पीस आए, तो हमारे जो मकासद है वो क्या होंगे, पूरे होंगे। उसके बाद इंटर रीजनल ट्रेड बिटवीन साउथ एशिया एंड सराउंडिंग रीजन्स। एक हो गया इंट्रा, मतलब विद इन द रीजन, साउथ एशिया के अंदर, इंट्रा मींस विद इन दैट रीजन, साउथ एशिया के अंदर हमने क्या करना है, कॉपरेशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन और ट्रेड और कनेक्टिविटी बढ़ानी है। दूसरा क्या है, इंट्रा, कि वी हैव टू कनेक्ट साउथ एशिया विथ सेंट्रल एशिया, वी हैव टू कनेक्ट साउथ एशिया विथ मिडिल ईस्ट, वी हैव टू कनेक्ट साउथ एशिया विथ ईस्ट एशिया, वी हैव टू कनेक्ट साउथ एशिया विथ होल ऑफ द वर्ल्ड। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, वो करेंगे हम ग्लोबल और रीजनल इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाकर, उनमें पार्टिसिपेशन करके, एनर्जी के कॉरिडोर्स बनाकर। अब इसकी मिसाल ले लें, पाकिस्तान और साउथ एशिया में फॉर एग्जांपल हम अगर देखेंगे, हमने बनाया ना सीपेक, इट इज एन इकोनॉमिक कॉरिडोर ना। सीपेक को कनेक्ट करो जी आईमेक के साथ, अब ये भी बनाया ना आईमेक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ये याद रखना आईमेक की फुल फॉर्म, उसके साथ कनेक्ट करो। फिर आप इसी सीपेक को कनेक्ट कर सकते हो तो इसके साथ मिडिल कॉरिडोर जो टर्की सॉरी सेंट्रल एशिया में है। फिर सीपेक के साथ कनेक्ट करो आप इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को, जो कि ईरान के पास है। बात समझ में आ रही है? फिर बीआरआई में तो सीपेक है ही है, उसके बाद उसको कनेक्ट करो B3W के साथ, जो कि अमेरिका का ग्लोबल कॉरिडोर है। फिर उसको कनेक्ट करो सीपेक को ग्रेटर यूरोशियन पार्टनरशिप के साथ, जो कि रशिया का इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो जब आप इन सबके साथ कनेक्ट करते जाओगे क्या उसके बाद उसको आप ग्लोबली कनेक्टेड यूरोप के साथ, जो उनका वो है कॉरिडोर है, ग्लोबली कनेक्टेड यूरोप, उनके कॉरिडोर का नाम है द गेटवे टू द वर्ल्ड, उसको कहते हैं, उसके साथ कनेक्ट करो। इस पर एंड्रयू कोरेबिको है, बड़ा मॉस्को बेस्ड एनालिस्ट है, वो लिखता है, उस पर आप उसको ना सीपेक प्लस का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना तो आपको बहुत कुछ समझ, आज एक आधा आर्टिकल आप उसको पढ़ दोगे ना कि तो वो आपको बता देगा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, थीसिस है उसका कि सीपेक प्लस क्या है, वो एन सीपेक, एस सीपेक, डब्ल्यू सीपेक, एस सीपेक क्या होता है, कैसे साउथ में सीपेक कनेक्ट हो रहा है, कैसे नॉर्थ के साथ सीपेक कनेक्ट हो रहा है, कैसे वेस्ट के साथ सीपेक को कनेक्ट करना है, ठीक है ना। तो ये एंड्रयू कोरेबिको मॉस्को बेस्ड एनालिस्ट है, उसको आप पढ़ लो, आई वुड सजेस्ट यू, क्योंकि ये मैं पढ़ा नहीं सकता वर्कशॉप के अंदर, तो आप लोग वो खुद कर लें। Always wanted to know. बेटा अपना माइक तो बंद कर लें। एंड्रयू कोरेबिको भाई, एंड्रयू कोरेबिको, यस जी, तापी भी एनर्जी कॉरिडोर। अच्छा, यहां तक बात समझ में आई कि पाकिस्तान की के टर्म में जियो इकोनॉमिक्स क्या होती है, समझ आ गई सबको? हाँ, आ गई ना? अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान जियो इकोनॉमिक पॉलिसी कहां से पड़ी। गुड हो गया। तो आपको पता होगा कि आपका फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है उसका नाम क्या है जी? मोईद यूसुफ साहब। मोईद यूसुफ ने कहा कि इस जियो इकोनॉमिक पॉलिसी के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स, हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी होगी वो बेटा किस पर होगी? 3 बेसिक एलिमेंट्स पर होगी। वो क्या है? एक है जी रीजनल कनेक्टिविटी, मैंने अभी आपको एक खाका बनाकर दिया कि कैसे कैसे हम सीपेक को कहां कहां पर कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसको आप कनेक्ट करोगे किसके साथ? रीजनल कनेक्टिविटी के साथ, ठीक है। उसके बाद उसने कहा किया कि सिर्फ सीपेक को इस्तेमाल करना है। अच्छा, रीजनल कनेक्टिविटी में सिर्फ सीपेक तो नहीं आता, फिर दूसरे एनर्जी कॉरिडोर्स भी है हमारे पास, वो मैं आपको नीचे बताता हूँ कौन कौन से और कैसे हैं, ठीक है।
फिर सीपेक को यूटिलाइज करना है। अच्छा, ये भी याद रखना कि सीपेक डजंट मीन कि आप सिर्फ और सिर्फ रीजनल कनेक्टिविटी कर सकते हो सीपेक के साथ, नहीं। सीपेक में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उसमें इन्वेस्टमेंट आ सकती है। सीपेक हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट कर सकता है। पाकिस्तान चाइना एग्रीकल्चर पार्टनरशिप पढ़ लें आप। हाँ, सीपेक जो है वो हमें ओशियानिक, हमारी जो ब्लू इकोनॉमी है उसको आगे बढ़ाने में काम आ सकता है। इसमें भी आप पढ़ ले साइनो पाकिस्तान ब्लू पार्टनरशिप, ठीक है। उसके बाद ये जो सीपेक है वो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम आ सकता है। ये सीपेक जो है हमारी लेबर को स्किल्ड लेबर में तब्दील कर सकता है, क्योंकि हमारे पास तो इतनी स्किल्ड लेबर ही नहीं है। हमें क्या आता है, हम जब बाहर जाते हैं, ये आप नोटिस करो, अपने आप को इंडिया के साथ कंपेयर करके देखो। आप सबको, मतलब आप सब मतलब पाकिस्तानी, हम सब पाकिस्तानियों को, कोई ड्राइविंग कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे पास स्किल्ड लेबर ही नहीं है। वो जो अच्छी अच्छी जॉब्स हैं, मैनेजरियल पोजीशन, वो किसको मिलती हैं? इंडिया वालों को। अब देख लो ना, आईटी सेक्टर में देख लो, जहां पर देखना है देख लें। बात समझ में आ रही? बेटा माइक करने, माइक बंद करने, ये म्यूट ऑल कैसे होगा? कभी इसको बंद कर देते हैं। चलो, ठीक है। उसके बाद ही डेवलपमेंटल पार्टनरशिप्स, आप पार्टनरशिप करो जी डेवलपमेंट की, जैसे आपने चाइना के साथ की हुई है ना, मैंने चाइना के साथ पार्टनरशिप। सिमिलरली आप ईरान के साथ कर लो, सिमिलरली आप यूएस के साथ कर लो, सिमिलरली आप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ कर लो, सिमिलरली जीसीसी कंट्रीज के साथ कर लो। हाँ, जब डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स करोगे उससे क्या आएगी? आपके यहां इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अलग होगी, पैसे अलग होंगे, बाइंग पावर अलग से बढ़ेगा हमारा। जब बाइंग पावर बढ़ेगा, इन्फ्लेशन खुद ही कम हो जाएगी, पॉवर्टी कम होती जाएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। हाँ, तो ये तीन चीजें बेसिकली जिस पर हमारी फॉर जियो इकोनॉमिक्स की पॉलिसी क्या करती है, बेस्ट करती है, अकॉर्डिंग टू मुईद यूसुफ। और ये याद रखना कि ये जो मुईद यूसुफ साहब है, ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस पॉलिसी। इन्होंने ये पॉलिसी बनाई। इससे पहले हमारी टोटल जो पॉलिसी थी वो किस पर बुनियाद रखती थी? जियो पॉलिटिक्स पर, जियो स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी जिसको हम कहते हैं। तो मैंने एक हल्का सा हिस्टोरिकल 5-6 पॉइंट्स लिख दिए कि पहले हमारी, अगर एक सवाल आ जाता है ना, मैं आई एम ट्राइंग कि आपको ना हर एंगल से सवाल तैयार करके दे दें। अगर सवाल आ जाता है कि भाई शिफ्ट कैसे हुआ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, जियो इकोनॉमिक्स से शिफ्ट हो गई किधर, सॉरी जियो स्ट्रेटेजिक से शिफ्ट हो गई किधर, जियो इकोनॉमिक्स की तरफ, वो कैसे हुई? तो आपने एक खाका तो देना है ना उसमें जियो स्ट्रेटेजिक का भी। तो ये 6 पॉइंट्स आप उसमें लिख लें। हमारी फॉरेन पॉलिसी एंटी इंडिया स्ट्रेटेजिक कल्चर पर बुनियाद रखती थी। हमें पहले दिन से 1947 से यह खतरा था कि इंडिया हमें क्या करेगा, डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश करेगा। आपके मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था कि कांग्रेस हैज एक्सेप्टेड इस्लाम, हैज एक्सेप्टेड मुस्लिम, सॉरी यार, ये पाकिस्तान विथ मेंटल रिजर्वेशंस। कांग्रेस हैज एक्सेप्टेड पाकिस्तान विथ मेंटल रिजर्वेशंस, कि आपको कांग्रेस ने अभी तक फुली तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया। ये किताब में लिखा हुआ है, क्रिस्टोफर जेफर लॉर्ड की किताब है, पाकिस्तान एट क्रॉस रोड्स। उसका आप प्रेफरेंस खोलेंगे ना, दूसरे या तीसरे पेज पर ये लिखा हुआ है कि जिन्ना साहब के वो 4 लेटर्स हैं, उसमें वो क्या कहते हैं पार्टीशन के हिसाब से। तो जो एंटी इंडिया स्ट्रेटेजिक कल्चर है हमारा, कि इंडिया से हमें खतरा है। एनाटल लेविन कहता है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिया थ्रेट से स्टार्ट हुई। इंडिया थ्रेट, एनाटल लेविन की किताब का नाम क्या है? पाकिस्तान है हार्ड कंट्री। इसको लिख लें, इनको आपने रेफरेंस के तौर पर फिर क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। उसके बाद ही एंटी स्ट्रेटेजिक कल्चर था, तो हमने क्या कर लिया, हमें चाहिए थी सिक्योरिटी। फिर हमने अलाइनमेंट कर ली थी कोल्ड वॉर में यूएस के साथ अगेंस्ट रशिया। क्यों की थी भाई?
क्योंकि हमें ये एतबार था कि अगर हम कोल्ड वॉर को ज्वाइन करते हैं यूएस के साथ, तो अगर इंडिया हम पर हमला करता है तो फिर यूएस क्या करेगा, हमें बचाने आ जाएगा। वो कभी हुआ नहीं, पर हमारी सोच यही थी। तभी हमने सीटो, सेंटो और म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए, ये 50s के एरा में, 54, 55, 1959 में। ठीक है। सर्च फॉर इकोनॉमिक असिस्टेंस एंड सिक्योरिटी, पहले दिन से हमें एड चाहिए थी। हर बंदा पूछ रहा है ना जी, हमें न्यूट्रल क्यों नहीं रहे, सवाल आता है ना, आपके दिमागों में भी होगा, सबके दिमागों में आता है। इस पर कभी आप पढ़ें फॉरेन पॉलिसी बाय अब्दुल सत्तार, किताब का नाम है फॉरेन पॉलिसी बाय अब्दुल सत्तार, कभी उसको पढ़कर देखें। आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की ये हालात ही नहीं थे कि वो नॉन अलाइंड रहे। हमने कोशिश की कि हम किधर जाएं, रशिया की तरफ जाएं। फिर हमने देखा कि रशिया के पास तो इतने पैसे ही नहीं है जो हमें पैसे दे सके, एंड वी वर डेस्परेट फॉर द मनी। फिर हमने कोशिश की हमें यूके दे दे कुछ। फिर हमें पता चला सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो यूके खुद तबाह हो गया है, उसके पास पैसा ही नहीं है, वो खुद सबसे बड़ा कर्जी है अमेरिका का। उस टाइम चाइना भी सुपर पावर नहीं था, वो टाइम था जब हम चाइना को एड दे रहे थे कुछ सालों के बाद। तो एक ही ऑप्शन बचती थी, वो थी यूएस। यूएस ऐसे एड दे नहीं रहा था जब तक आप उसकी पॉलिसी को फॉलो नहीं करते। हम मजबूरन फिर उधर गए, एड, पैसे चाहिए थे। तो एड एंड सिक्योरिटी ने आपको क्या कर दिया, एक जियो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन का हिस्सा बना दिया। उसके बाद नीड ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ इन अफगानिस्तान। स्ट्रेटेजिक डेप्थ का कॉन्सेप्ट आपको पता है? आपको बता चुका हूं। आप में से किसको पता है? तो मैं भी बता चुका हूं। स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्या होती है जी? देखिए, हम जाते हैं कि हम क्यों इतना अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के पीछे होते हैं। उसका एक रीजन, गुड हो गया, उसका एक रीजन जो है वो क्या है कि इंडिया हमारे ऊपर हमला करेगा, वो जंग होगी न्यूक्लियर जंग। वो कौन सी जंग होगी? अल्टीमेटली न्यूक्लियर जंग होगी ना। तो न्यूक्लियर जंग होगी, पहले स्ट्राइक की तो हमारे पास क्या है, कैपेबिलिटी है कि हम फर्स्ट स्ट्राइक कर देंगे। जब वो रिटेलिएट करेगा तो दूसरा स्ट्राइक की कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास नहीं है, क्योंकि हमारी विड्थ इतनी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने जो न्यूक्लियर वो है वेपन्स हैं उनको इंस्टॉल करें, किधर? अफगानिस्तान के अंदर। और जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट हो वो पाकिस्तान सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, पाकिस्तान की पपेट गवर्नमेंट होनी चाहिए। नहीं हुई ना, फिर हुई नहीं। आपका स्ट्रेटेजिक डेप्थ का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। फिर आपके मुईद यूसुफ ने कहा कि भाई हमें नहीं चाहिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ वगैरह, या आपने अफगान जिहाद लड़ लिया, तालिबानों को सपोर्ट कर लिया, क्यों किया? स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए थी। फिर मुईद यूसुफ ने कहा कि जी नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, जान छोड़ो हमारी। उसके बाद कश्मीर इशू, आप सबको पता है कि कश्मीर हैज बीन द कॉर्नरस्टोन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। तो कश्मीर कश्मीर जहां जाते हैं हमारे ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। जो हमें कश्मीर पर सपोर्ट नहीं करता उसके साथ हमारे ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। आपने देखा होगा रशिया के साथ ताल्लुकात क्यों खराब हुए। पहले हमने कोल्ड वॉर ज्वाइन कर ली, उसके बाद उन्होंने कश्मीर पर इंडिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ताल्लुकात खराब होते रहे। अमेरिका अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हुए बहुत बार कश्मीर के इशू पर। अभी अभी रिसेंटली आप देख लें, अभी रिसेंटली आप देख लें कि जब ये 5 अगस्त वाला मसला हुआ, जब उसने आर्टिकल 370 और 35 को क्या किया, रिवोक कर दिया, तो फिर क्या किया हमने कहा अमेरिका को, अमेरिका ने हमारी हेल्प नहीं की, हमारे ताल्लुकात कशीदा होते थे। हमारे ताल्लुकात चाइना के साथ क्यों इतने अच्छे हैं? क्योंकि चाइना ने हमेशा हमें कश्मीर इशू पर सपोर्ट किया है। सऊदी अरब के साथ, हमारे ओआईसी कंट्रीज के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हो जाते हैं कभी कभी। क्यों होते हैं? क्योंकि हम कहते हैं जी ओआईसी को जो रोल कश्मीर में प्ले करना चाहिए वो नहीं कर रही। हम इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते। उसका रीजन सिर्फ पैलेस्टाइन तो नहीं है, उसका रीजन ये भी है कि अगर हम पैलेस्टाइन इशू को, हम इसराइल को की डोमिनेंस जो है वो पैलेस्टाइन के ऊपर रिकॉग्नाइज कर लें, तो हमारा जो कश्मीर इशू है उसका स्टांस वीक पड़ जाएगा, क्योंकि सिमिलर दोनों पोजीशन है कश्मीर और पैलेस्टाइन की। बात समझ में आ रही है?
तो रीजन ये है, तो देख रहे हैं आप, आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो रिलेशंस है, वो टोटली किसके ऊपर बुनियाद रखते हैं? कश्मीर के ऊपर। बट कश्मीर इज अ स्ट्रेटेजिक इशू। लास्टली, पार्टिसिपेशन इन वॉर ऑन टेरर क्यों की थी जी, बताओ? वॉर ऑन टेरर में क्यों पार्टिसिपेट किया? अमेरिका ने एक तो डराया, विथ अस आर अगेंस्ट अस। और ये जो कहा जाता है ना, विथ अस आर अगेंस्ट अस, वो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं कहा था। बुश डॉक्ट्राइन पढ़ लें, बुश डॉक्ट्राइन के अंदर उसने पूरी दुनिया को कहा था खड़े होकर, आइदर यू आर विथ अस और विथ देम। देम मतलब अलकायदा। उसके बाद जो ये कोalition ऑफ द विलिंग बनी थी, तो वो उसके बाद वो थ्रेड समझ कर ही बनी थी। नेटो वालों ने कहा चलो यार इसकी सपोर्ट कर दो। तो जियो पॉलिटिकल। दूसरा मसला क्या था, मैं आपको बता चुका हूं पहले, आई थिंक सेशन में बताया था कि हमने वॉर ऑन टेरर क्यों क्यों ज्वाइन की थी। इसलिए ज्वाइन की कि मुशर्रफ को यह लगा कि इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट कर जाएगा वॉर ऑन टेरर में। जब वो पार्टिसिपेट कर जाएगा तो हमारी साउथ एशिया में जो इंपॉर्टेंस है वो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो तीसरा रीजन था वॉर ऑन टेरर को ज्वाइन करने का, पैसे। पैसे चाहिए थे, एड मिली है। तो अब आप देख रहे हो कि ये जो सारे के सारे जो मैंने आपको 6-7 चीजें बताई, वो सारी की सारी पॉइंट किसकी तरफ कर रही है कि आप जियो पॉलिटिकल बेस्ड फॉरेन पॉलिसी चलाते हो, जियो स्ट्रेटेजिक बेस्ड फॉरेन पॉलिसी चलाते हो। ये आपकी एक हिस्ट्री है। अब क्या हुआ? चेंज आया। ये भी एक रीजन था। फिर क्या हुआ जी? उसके बाद क्या हुआ? इस्लामाबाद पॉलिसी डायलॉग होता है, वो नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन मार्च 2021 में बुलाती है। उधर ये डिसाइड होता है कि हम एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च करेंगे। उस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिटिक्स की जो जान है, जो हार्ट है, वो क्या बनी? आपकी पॉलिसी ऑफ जियो इकोनॉमिक्स। वहां पर हमने डिक्लेयर किया कि नाउ वी विल शिफ्ट आवर इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम जियो स्ट्रेटेजिक टू जियो इकोनॉमिक्स। अब जियो इकोनॉमिक्स क्यों कहा गया? कि जी हम अपने ज्योग्राफिकल लेवरेज को भी छोड़ेंगे नहीं, तो उसको यूज करके हमने अब इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेने हैं, पॉलिटिकल बेनिफिट्स नहीं लेने। क्यों? क्योंकि अब सबको यह पता चल गया है, अब सबको यह पता चल गया है कि अगर इफ यू आर एन इकोनॉमिक पावर, देन यू आर आल्सो ए पॉलिटिकल पावर। ये चाइना ने हम सबको बताया कि वेपन्स होना, आप वेपन्स भी डेवलप तभी कर सकते हो जब आपके पास पैसे होंगे। समझ आ रही है बात? फिर जी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कहती है द सिक्योरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान लाइज इन द इकोनॉमिक सिक्योरिटी। पाकिस्तान के लोगों की जो सिक्योरिटी है वो किस पर डिपेंड करती है? आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्या होती है? उनके पास पैसे हो, इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए, एनर्जी के प्राइसेस कम होने चाहिए, हाँ, डेवलपमेंट होनी चाहिए। और कहा गया जी द कोर ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटी इज इकोनॉमिक सिक्योरिटी। कि अब हमने, अगर आप खुदा ना खास्ता अगर जो अभी हालात हैं आप डिफॉल्ट कर गए तो फिर क्या होगा? फिर तो आपके न्यूक्लियर एसेट्स वगैरह सब कुछ गए ना। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी लाजमी। अब हम आते हैं जी, बातें तो उन्होंने कर ली कि ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, अब बेसिकली कुछ कर भी रहे हैं या नहीं ये भी तो देखना चाहिए ना। अब तक इन्होंने क्या किया है? तो फॉरेन पॉलिसी लेवल पर ना सबसे पहला इन्होंने काम किया रशिया पाकिस्तान डिटेंड करके। आपने देखा कि बड़े सालों के बाद आपका सर्जी लेवरोव जो था फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया, वो पाकिस्तान विजिट पर आया। उसने आकर क्या कहा कि जी मैं पुतिन साहब से, अपने प्रेसिडेंट से ये ऑर्डर लेकर आया हूं कि पाकिस्तान को जो भी चाहिए वी आर रेडी फॉर इट। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी।
कि उस कंट्री के साथ जिसके साथ हमारे ताल्लुकात जो है हिस्टोरिकली खराब रहे हैं, कभी कश्मीर इशू की वजह से, कभी आपके सोवियत वॉर की वजह से, कभी आपके कोल्ड वॉर की वजह से, कभी यूट्यूब इंसिडेंट की वजह से हमारे ताल्लुकात खराब रहे। अब वो ताल्लुकात क्या करें, बेहतर किए। कैसे किए? हमने अपने डिप्लोमेटिक मीन्स यूज किए और हमने ये डिसाइड किया कि हम रशिया के साथ अपने इकोनॉमिक ताल्लुकात क्या करेंगे, बेहतर करेंगे। अगर अपने इकोनॉमिक ताल्लुकात उसके साथ बेहतर नहीं करेंगे तो जियो इकोनॉमिक्स की पॉलिसी कैसे आगे चलेगी? रशिया इज अ बिग पावर इन द वर्ल्ड। उसके बाद जी हमने उनसे इकोनॉमिक पार्टनरशिप बढ़ाने की बात की कि जी आप हमारे साथ क्या करें, इकोनॉमिक पार्टनरशिप बढ़ाएं। उसके तहत आपके जो रशिया है उसने हमें कहा कि हम स्टील मिल में दोबारा इन्वेस्टमेंट करेंगे और स्टील मिल को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान रशिया के रिलेशनशिप का जो बड़ा सबसे बड़ा सिंबल है वो क्या है? पाकिस्तान स्टील मिल। हम उसको अपने पैरों पर दोबारा करेंगे, खड़ा करेंगे। फिर उन्होंने कहा सर्जीव लेवरोव साहब ने कि हम जो है अब जो अपना ट्रेड है वो बढ़ाएंगे, तो इकोनॉमिक पार्टनरशिप। उसके बाद पाकिस्तान स्टीम गैस पाइपलाइन, हमने कहा कि जी हम पाकिस्तान स्टीम गैस पाइपलाइन बनाएंगे। उसके नतीजे में क्या होगा? हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी है, पाकिस्तान के एनर्जी के भी तो मसाइल है ना। आपको इतना महंगा तेल मिल रहा है, 330 रुपए का हो गया है पेट्रोल, गैस कितनी महंगी हो गई है। अब इसके इसके इम्पैक्ट ये ना देखें कि आपके जेब से 331 रुपए जाते आप जला देते हो मोटरसाइकिलों में या कारों में। इसके बड़े इम्पैक्ट होते हैं आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर पर, हाँ, उसके इम्पैक्ट होते हैं आपके सर्विसेज सेक्टर पर, होटल इंडस्ट्री पर। आज आप देखें एलपीजी कितनी महंगी मिल रही है, आपकी फूड फूड प्राइसेस हाई हो जाते हैं एलपीजी महंगी होती है तो। उसके इम्पैक्ट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर, क्योंकि आप फॉसिल फ्यूल्स को यूज कर बर्न करके क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हो। तो हमने क्या करने की कोशिश की? हमने ये करने की कोशिश की कि हम एक स्ट्रेटेजिक एनर्जी अलायंस बना ले, किसके साथ? रशिया के साथ, जिसके तहत हमने ये पाकिस्तान स्टीम गैस पाइपलाइन भी बनाई। और हमने क्या किया कि हम सस्ता तेल खरीदेंगे, किसके साथ? रशिया के पास, जो कि अभी हमने खरीदा। फिर हमने कहा कि जी हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि यूएस का प्रेशर इतना बढ़ गया। अभी अभी आया है, आप सबने न्यूज अगर पढ़ते हैं तो आपको पता होगा। उसके बाद ही इमरान खान की जो ट्रिप थी मॉस्को में, वो इस बात का सबूत था। अब हम पाकिस्तान जो है वो नॉन अलाइंड पॉलिसी चाहता है। वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या किया? बड़ा प्रेशराइज किया कि आप लास्ट टाइम पर ये ट्रिप कैंसिल कर दो, जैसे ही उसने यूक्रेन पर हमला किया उसी दिन किया ना, तो आप क्या कर दो, वो ट्रिप कैंसिल करो। इमरान खान ने नहीं की। क्यों नहीं की? ये दिखाया कि जी अब हम जो है वो जो कहते हैं ना, वी विल बी पार्टनर्स इन पीस बट नॉट इन वॉर। इमरान खान ने कहा था उस टाइम कि यूएस के साथ वी कैन बी पार्टनर्स इन पीस बट नॉट इन वॉर। व्हाट डज दिस लाइन मीन? इसका मतलब ये होता है कि जी आप हमें अगर अब कहेंगे ना कि हमारे जो जियो पोलिटिकल कन्फ्रंटेशन हैं उसमें हिस्सा डालें, तो हमने नहीं डालना। पीस मतलब प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मतलब इकोनॉमी। वी कैन बी पार्टनर्स इन द इकोनॉमिक फ्रंट, नॉट इन द सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच। हम आपके साथ सिक्योरिटी सेंट्रिक रिलेशंस नहीं रखेंगे, ठीक है। तो यहां से जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान जो है वो कुछ ना कुछ कर रहा है जियो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद परसुइंग इकोनॉमिक सेंट्रिक रिलेशंस विद द यूएस, हमने यूएस को कहा देखिए जी हमने आपका थ्रू आउट साथ दिया है कोल्ड वॉर से, जब से पाकिस्तान बना है हम जो है साउथ एशिया में सेंटर ऑफ योर पॉलिसी रहे हैं, कि हमने आपकी पॉलिसी को सारे मुल्कों तक पहुंचाया है, बी इट इन कोल्ड वॉर, बी इट इन सोवियत वॉर, बी इट इन वॉर ऑन टेरर। हर जगह पर हमने आपकी पॉलिसी को किया और आपने सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ जो रिलेशंस रखे हैं वो रखे हैं सिक्योरिटी सेंट्रिक और टेररिज्म सेंट्रिक। हमने अब ये नहीं करने देना। हमारे साथ भी ऐसे ही रिलेशन रखो जैसे आप इंडिया के साथ रख रहे हो। हमारा है ना टॉपिक, आई थिंक है इंडो यूएस नेक्सस एंड इम्प्लीकेशंस ऑन पाकिस्तान। तो आप देखोगे
कि उनके स्पेस से लेकर एजुकेशन तक, एजुकेशन लेकर साइबर वर्ल्ड तक, साइबर वर्ल्ड से लेकर डिफेंस वर्ल्ड तक कितनी बड़ा स्ट्रेटेजिक उन्होंने पार्टनरशिप्स की, आप हैरान हो जाओगे कि यूएस और इंडिया की इतनी बड़ी रिलेशंस है। आई विल टीच यू, ऐसे कल ही टॉपिक पढ़ाते हैं, आपको पता चलेगा। तो हम क्या कह रहे हैं अब उनको कि जी हमारे साथ क्या ताल्लुक रखो, ब्रॉड बेस्ड ताल्लुक रखो, ये सिक्योरिटी सेंट्रिक ताल्लुकात हमने नहीं रखने। हमारे साथ कौन से ताल्लुकात रखो? इकोनॉमिक सेंट्रिक। ट्रेड करो हमारे साथ, हमारे पास आओ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आओ, हमारे साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स वो करो, क्या कहते हैं, साइन करो। तो हमने क्या करने? ब्रॉड बेस्ड रिलेशंस रखने। उसके बाद यही बात है अफगानिस्तान, क्यों भाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लिंक करके हमारे साथ रिलेशंस रखते हैं? एंटनी ब्लिंकन ने कहा था ना कि हमारे रिलेशंस जो है पाकिस्तान के साथ इस बात पर डिपेंड करेंगे कि उसने कौन सा रोल प्ले किया है अफगानिस्तान में और कौन सा रोल वो प्ले करेगा फ्यूचर में अफगानिस्तान में। तो भाई क्यों ये बात आप इंडिया को नहीं कह रहे, हमें क्यों कह रहे हैं भाई? क्यों? मैं आप इन लोगों को पढ़ा चुका हूं कि पाकिस्तान और यूएस के जो रिलेशंस हैं, they have been client patron relations. We are their client and they are our patrons. वो हमें हायर करते हैं, हम पैसे देते हैं, हम उनका काम करते हैं, वो चले जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या चाह रहे हैं अब? हमारे जो रिलेशंस हैं उसके साथ, यूएस के साथ, वो इकोनॉमिक सेंट्रिक हो। तो उसमें ये हमने पहले से साइन किया हुआ है, द यूएस पाकिस्तान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, इफा कहते हैं इसको। इसकी फिर हमने जियो इकोनॉमिक्स की पॉलिसी लॉन्च करने के बाद हमने क्या किया? हमने इस पर काम करना शुरू किया और यूएस को कहा कि भाई इसको अब सब्सटेंशियल तौर पर हमने इंप्लीमेंट करना है और हमारे साथ आप ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशन को क्या करो? बहाल करो। उसके बाद एनहांसिंग इकोनॉमिक relationships with CARs. What does CAR mean? Central Asian Republics. CAR means Central Asian Republics. अब CAR के साथ भी हम इकोनॉमिक रिलेशनशिप साइन कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान उज्बेकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट। हमने एक ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया उज्बेकिस्तान के साथ, उसमें हम एक दूसरे के साथ ट्रेड भी करेंगे। सेंट्रल एशियन कंट्री को हमने क्या देना है? एक्सेस देनी है वार्म वाटर्स तक। हमारा जो पाकिस्तान का कराची पोर्ट है उधर, फिर अल्टीमेटली टुवर्ड्स गवादर। उसके बाद ये लोग क्या करेंगे? ये लोग यहां पर आकर मल्टीपल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे। कार कंट्रीज, टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट, फुटवेयर जो आप ये पहनते हैं लेदर शेदर के जूते, इसमें इन्वेस्टमेंट। तो मल्टीपल सेक्टर्स हैं ऐसे जहां पर ये आकर क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे। सिमिलर हमने एक पाकिस्तान ताजिकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी की हुई है, उसी में भी यही सारे वो है कि जी वो आप हमारी इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, ब्लू इकोनॉमी में, मल्टीपल सेक्टर्स में क्या करेंगे? आकर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और हम इनको फिर ट्रेड रूट भी देंगे, उनको वार्म वाटर्स भी देंगे, वो हमारा पोर्ट जो है वो आकर यूज करें। अभी कोई 3-4 महीने पहले आपका पहला उज्बेकिस्तान का वो आया था, शिपमेंट आया था, जो कि कराची पोर्ट से फिर बाहर गया। तो ये उस टाइम बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट ने लिखा था कि नाउ दिस इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू इरा इन पाकिस्तान, कि अब वो रीजनल कनेक्टिविटी को क्या कर रहा है? बहाल कर रहा है। उसके बाद पाकिस्तान ने एक विजन सेंट्रल एशिया पॉलिसी बनाई है, ये आपको पता है या नहीं? अगर नहीं पता तो उसको थोड़ा पढ़ लें, विजन सेंट्रल एशिया पॉलिसी को। वो कहते हैं कि इस पॉलिसी का मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमने कार कंट्रीज के साथ हमने आपके सेंट्रल एशिया को टारगेट बनाना है, वहां से यहां तक गुड्स पहुंचाने और उनको यूज करके हमने एक्सेस लेनी है किधर? यूरोप की तरफ, कि हमारे गुड्स फिर वहां से होते होते किधर चले जाएं? यूरोप चले जाएं। उसके बाद जी चौथी चीज हमने क्या की है? पार्टिसिपेटिंग इन रीजनल एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर्स। अभी बात हुई थी, अभी किसी ने पूछा तापी का, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया एक एनर्जी कॉरिडोर है, जिसके थ्रू तुर्कमानिस्तान से क्या आएगा? गैस आएगी, वो पहुंचेगी अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से फिर जाएगी पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर जाएगी किधर? इंडिया।
इसके बाद फिर कासा 1000 है, अगेन ये एक एनर्जी कॉरिडोर है। ये किर्गिस्तान के साथ हमारा एग्रीमेंट है कि वो हमें क्या देंगे, एनर्जी, उसमें गैस हो जाएगी, उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी की वो हो जाएगी, ये सारा कुछ हमें वो देंगे, एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान पाक ऑफ उस रेलवे प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान रेलवे प्रोजेक्ट। इसको इसमें इसमें हमारे साथ है यूएसए। इसको ना सेंट्रल एशियन क्वाड भी कह रहे हैं, न्यू क्वाड। ये 4 क्वाड, मतलब इसमें यूएस जो है इन्वेस्टमेंट करेगा और एक रेलवे प्रोजेक्ट बनेगा जो कि इधर से जाएगा पाकिस्तान से फिर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से फिर उज्बेकिस्तान, सिमिलरली उज्बेकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से फिर पाकिस्तान, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे एक दूसरे के साथ। इसमें आप आईपी भी कर सकते हो, ईरान पाकिस्तान एनर्जी कॉरिडोर, जो कि अभी लिख लें, ये मैंने इधर लिखना भूल गया हूँ, आईपी इंडिया ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है वो अभी बंद हो गई है कुछ मसाइल की वजह से, ईरान ने अपने बना दिए, पर एक एनर्जी कॉरिडोर तो है ना जहां से हमने गैस वगैरह लेनी है। उसके बाद ही इनहांसिंग रीजनल कनेक्टिविटी विद सीपेक। अब हम, मैंने आपको पहले भी बताया है कि कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सीपेक में। सीपेक को आप ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप के साथ कर सकते हो। ये आपका किसका प्रोजेक्ट है जी? रशिया का। ग्रेटर यूरेशियन, यूरोशियन किसको कहते हैं? यूरो एशिया, मतलब यूरोप और एशिया का जो लैंड मास है उसको कहते हैं यूरोशिया। ठीक है, तो उसमें उन्होंने ये बनाया है कि जी हम इसको कनेक्ट करेंगे, जैसे दुनिया, जैसे BRI चाइना का है, P3W यूएसए का है, ग्लोबल गेटवे जो है वो यूरोप का है, तो सिमिलरली आपका जो रशियन जो प्रोजेक्ट है वो क्या है? ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप। उसको हम सीपेक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मिडिल कॉरिडोर है अगेन सेंट्रल एशिया में, तो मिडिल कॉरिडोर के साथ क्या कर सकते हैं? सीपेक को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका BRI है, BRI का तो वो हिस्सा है डायरेक्टली। IMEC है, ये अभी मैंने आपको बताया, इंडिया मिडिल ईस्ट, सॉरी मैं ए लिख लिया है, ई होगा इकोनॉमिक यूरोप कॉरिडोर जो है, उसके साथ सीपेक को कनेक्ट किया जा सकता है। फिर सीपेक को आसियान कंट्रीज के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है ना, जो उनकी इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, जो रशिया ने रीजनल इकोनॉमिक पार्टनरशिप की है उधर आसियान कंट्रीज के साथ, तो सीपेक उधर भी कनेक्ट हो सकता है। इस पर आई वुड रिकमेंड यू कि आपको एंट्री बुको को पढ़ना चाहिए, और वो पढ़कर उसका जो सीपेक प्लस का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा समझ लें, तो आपको जो सीपेक एंड रीजनल कनेक्टिविटी है ना, वो बड़ा आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, फिर हम सीपेक को इस्तेमाल कर सकते हैं इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट में। FDI को अट्रैक्ट करना है जी हमें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में हमने बनाए हुए ना, दाबेजी इकोनॉमिक जोन है, अल्लामा इकबाल इकोनॉमिक जोन है, हाँ, इनमें इनको यूज करो। इन इकोनॉमिक जोन्स को यूज करके आपने क्या करना है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है अपने तरफ। उसके बाद ये कल ही मैंने आई थिंक पढ़ाया था, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, कल ही हमने पढ़ा था, तो इसको यूज करके उसको कनेक्ट कर सकते हो आप सीपेक के साथ। उसके बाद ऑयल रिफाइनरी बन रही है जी गवादर में, ये भी मैंने आई थिंक कल ही आपको बताया था कि आपका जो सऊदी अरब है वो लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी बना रहा है पाकिस्तान में, $10 बिलियन यूज करके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सीपेक, देखो ना, अब आप देखो ये जो आपके नॉर्थर्न एरियाज हैं, ये सब ये जो मोटरवेज बन रहे हैं, कौन बना रहा है? दे आर बिल्डिंग अंडर सीपेक ना। ये जो लाहौर से फिर जो सखर जाता है, फिर लाहौर से मुल्तान, फिर सखर को कनेक्ट कर रहे हैं हैदराबाद से, फिर हैदराबाद से कराची तक, ये कौन बना रहा है? ये सीपेक के अंदर बन रहे हैं, ताकि उधर से आए तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, जाकर हम ताशकंद तक। ठीक है, उसके बाद जी पाकिस्तान परसुइंग द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट इन द ग्लोबल जियोपॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन। ये पहली बार हुआ है दुनिया में ग्लोबल कन्फ्रंटेशन हो रही है और पाकिस्तान क्या है? नॉन अलाइंड है जी। पहले इंडिया रहा था ना, याद है आपको? कोल्ड वॉर हुई थी, उसने नॉन अलाइन मूवमेंट यूज स्टार्ट की थी कि जी हम वी आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक। तो ये नॉन ब्लॉक पॉलिसीज अपनाई हुई है, क्योंकि साइनो यूएस कोल्ड वॉर चल रही है। हम साइनो को, मतलब चाइना को भी कह रहे हैं कि जी वी आर विलिंग टू पार्टिसिपेट विथ यू इन इकोनॉमिक टर्म्स, और हम यूएस को भी कह रहे हैं कि भाई साहब हम आपके लिए भी तैयार है, इकोनॉमी की बात करो, हम ना उसकी साइड है, हम ना उसकी साइड है। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर हुई, हमने वेस्टर्न प्रेशर को क्या किया? हैंडल किया ना, उसको बियर किया, और हमने कहा कि सर हम वी आर नॉट
गोइंग टू इंटरफेयर इन रशियन इंटरनल मैटर्स। हमने एक्सटेंड कर दिया था, आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी जनरल असेंबली में। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं जी, रशिया यूक्रेन वार का हिस्सा नहीं बन रहे। सिमिलरली आपका ईरान और सऊदी अरब का मसला होता है, आजकल हम उनके बीच में भी नहीं आ रहे। ठीक है ना। तो हम क्या, ये क्या शिफ्ट हो रहे हैं बेसिकली। पहले क्या था जी, कोल्ड वॉर एरा में भी हम साथ में थे, वॉर ऑन टेरर में भी हम साथ में थे, हम जी जिहाद, अफगान जिहाद में भी उनके साथ में थे। तो हमने हर जियो पोलिटिकल कन्फ्रंटेशन में क्या किया, हिस्सा डाला है। अब हम क्या कह रहे हैं, वी आर गोइंग टू परस्यू पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। एंड लास्टली जी, एनहांसिंग डिप्लोमेटिक मीन्स टू सिक्योर पीस इन अफगानिस्तान। अब आप देखेंगे जो हमने रीजनल कनेक्टिविटी आए में किसी पे, ये मिडिल कॉरिडोर, ये सब कुछ जो पड़ा, अगर ये सब की सब चीजें यहीं की यहीं धरी रह जाएंगी अगर अफगानिस्तान में पीस नहीं आया। क्योंकि अल्टीमेटली हमने भी कनेक्ट होना है कार्स के साथ, किसके थ्रू, अफगानिस्तान के थ्रू। ये हमने तापी पढ़ा, हमने उस पाक रेलवे प्रोजेक्ट पढ़ा, हमने कासा 1000 पढ़ा। ये कहां से आने भाई, डायरेक्ट तो हम भी नहीं लगते उनके साथ, अफगानिस्तान के साथ आने। तो हमने ये जो अफगान पीस प्रोसेस करवाया, उसके पीछे हमारी जियो इकोनॉमिक्स की पॉलिसी थी कि जी अफगानिस्तान में अमन आ जाएगा, सिविल वॉर नहीं होगी, तो हमारे जो सारे ख्वाब है रीजनल कनेक्टिविटी के, जियो इकोनॉमिक्स के, ये सारे क्या हो जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे अगर उधर पीस नहीं आया तो। हमें क्या करना है, हमें उधर पीस स्टोर कराना है, ताकि क्या हो, हमारे जो ख्वाब है रीजनल कनेक्टिविटी के। देखो, कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक बेनिफिट्स कब आते हैं, जब पीस एंड स्टेबिलिटी होती है ना। अगर मैं कहूं कि जी मिडिल ईस्ट में जंगें चल रही हैं, तो क्या आईमेक सक्सेसफुल होगा, बीआरआर सक्सेसफुल होगा? कभी नहीं हो सकता। तो ये वो 8 चीजें हैं जो हम फॉरेन पॉलिसी लेवल पर कर रहे हैं, क्या करने के लिए जी, अपनी जियो इकोनॉमिक्स की पॉलिसी को परस्यू करने के लिए। उसके बाद अब ये देखें, ये वो चीजें हैं खास करके कि हम ऑपरेशनलाइज कैसे करें जियो इकोनॉमिक्स में। इसमें मैंने ना खास करके इंटरनल चीजें लिखी हुई हैं। देखो, एक है एक्सटर्नल फ्रंट, उसमें तो आपने ये 8 कर ली, पर इकोनॉमी तब तक बूस्ट नहीं हो सकती जब तक आपका अंदरूनी इकोनॉमी के मामला सही ना हो। आपको कहा जाए जी हाँ, आपको मैं देता हूं जी नवीद साहब, आप ना मुझे 5000 मोबाइल सेट्स बनाकर दे दो। अब नवीद साहब मुझे देख रहे हैं कि भाई मेरे पास तो ना इंडस्ट्री है बनाने की, मेरे पास तो ना लेबर है बनाने की, ना मेरे पास एनर्जी है कि मैं अपनी इंडस्ट्री को चला सकूं। तो मेरा ऑर्डर उधर ही खत्म हो गया, जियो इकोनॉमिक्स अपनी 7 लो और घर चले जाओ। तो इंटरनल हम मामला भी तो ठीक करने हैं ना। तो ये 8 सजेशंस हैं, प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो भी कहते हैं कि हम जियो इकोनॉमिक्स को कैसे ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं। क्योंकि ये भी बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है कि आपने फॉरेन पॉलिसी बना दी, चलो जी हम जियो इकोनॉमिक को परसू करोगे। कहने से तो परसू नहीं होगा ना भाई, कर क्या रहे हो, क्या कर सकते हो, तो वहां पर ये चीजें आप लिख सकते हैं। तो रीजनल कनेक्टिविटी है, इस पर हम बात कर चुके हैं। मिडिल कॉरिडोर, आईमेक, V3W, BRI, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इनके साथ आप कनेक्ट करके रीजनल कनेक्टिविटी कर सकते हो। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, ये इंटरनल मसला है। डाइवर्सिफिकेशन बेटा कब आती है मुझे बताओ। आपके पास कौन से ऐसे डाइवर्स प्रोडक्ट्स हैं जो आप बेच सकते हो, मुझे बताओ ना। आप कोई मोबाइल बनाते हो, कोई कंप्यूटर बनाते हो, कौन सी ऐसी लेटेस्ट चीज पाकिस्तान में बनती है जो हम बेच सकते हैं? चलो वो हमने चाइना को नहीं बेचनी, वो हमने अमेरिका को नहीं बेचनी, अफ्रीका को तो बेच सकते हैं। बताओ ना क्या बनाते हो? ऐसा कुछ नहीं बनाते। माचिस बनाते हैं। हाँ, माचिस बनाते हैं। हाँ जी बस। तो हम उस लेवल पर हम कुछ नहीं बना रहे जो हम एक्चुअली बेच सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, एक पाकिस्तान ने बनाई है मेड इन पाकिस्तान पॉलिसी। क्या बनाई है जी? मेड इन पाकिस्तान पॉलिसी। अब मेड इन पाकिस्तान पॉलिसी के तहत पाकिस्तान ने पहली शिपमेंट भेजी थी मोबाइल फोन को बनाकर। किधर भेजी थी? इनोवी वालों की मोबाइल थी, वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हुई, उस पर लिखा हुआ था मेड इन पाकिस्तान। वो फिर हमने भेजी किधर? यूएई, और वो हाथों हाथ बिक गई। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट्स जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो है, वो मॉडर्न बेसिस पर करनी चाहिए।
आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करो। देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है हमारी, वो बंद हो रही है ना आजकल। आपकी जो क्लॉथिंग्स है वो कितनी बिकती है पूरी दुनिया में। आपने अपनी स्पोर्ट्स जो गुड्स हैं, कोई दौर था पाकिस्तान वाज चैंपियन जब ये सियालकोट की स्पोर्ट इंडस्ट्री चलती थी। फीफा तक आपके फुटबॉल जाते थे। तो अब भी अच्छी है वैसे। नहीं अच्छी है पर उस लेवल पे नहीं है जो पहले थी। डाइवर्सिफिकेशन पर। दूसरा, आप अपनी एनर्जी सिक्योरिटी कैसे भाई, देखो आपके पास एनर्जी की अवेलेबिलिटी होगी तो आपकी इंडस्ट्री काम करेगी ना। सस्ती, देखो सबसे बड़ा बिजनेसमैन को कहो ना यहां पर आकर वो करो, इन्वेस्टमेंट करो, तो पहला तो फॉरेन इन्वेस्टर आपसे ये सवाल करता है कि भाई मुझे ये बताओ कि मुझे एनर्जी कितने में पड़ेगी, पर यूनिट कितने में पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस होता है ना, इतनी मेरी कॉस्ट है इतना मेरा बेनिफिट होगा। चाचे के लड़के तो नहीं है ना हमारे जो बाहर से आए और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दें, वो भी तो पैसे कमाने आ रहे हैं। वो पूछते हैं ना जी, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करते हैं और मुझे बताओ कि कैसे होगा। वो कैसे होता है जी, एनर्जी को देखते हैं जी, एनर्जी तो इतनी महंगी है। फिर हम देखते हैं ओहो इनके पास तो शॉर्टेजेस है एनर्जी के। जो आप याद होगा आपको, हमारी इंडस्ट्री को तबाह करने में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को तबाह करने में, जो ये 2008 से लेकर जो ऑनवर्ड जो हमारे एनर्जी क्राइसिस थे, वो सबसे बड़ा मसला था हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए। तो आपको अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पर काम करना चाहिए। कैसे करोगे? डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, सस्ती एनर्जी। देखो रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं ना इंडिया, तो हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। उसके बाद जी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करो। फिर यहां पर आए लोग, आकर क्या करें, यहां पर आकर लोग आकर इन्वेस्टमेंट्स करें। तो उसका कुछ पॉजिटिव चीजें हमें नजर आ रही हैं। कल भी हमने पढ़ा था SIFC, उधर आकर कर सकते हैं, उसको यूज करके हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं उसको हम कर सकते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री में हम लोगों को कह सकते हैं कि आए और हमारे यहाँ आकर वो करें, क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट करें। हमारे पास है ना मरीन, आपके पास ओशन है, ओशियनिक टूरिज्म है, आपके पास माउंटेन टूरिज्म है, आपके पास प्लेन डिजर्ट आपके पास टूरिज्म है। क्या ऐसा है जो आपके पास नहीं है, पर उसको डेवलप करना है। वो कैसे होगा? जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट लाओगे, वो तब लाओगे जब आप ऐसा साजगार माहौल बनाओगे। उसके बाद ये रीजनल कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप, रीजनल कॉपरेशन को बढ़ाओ। यूज करो जी शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, यूज करो जी ECO को, यूज करो सार्क को, आसियान को, ब्रिक्स को। इनके साथ ताल्लुकात बनाओ। आप हो ना, ECO में भी हो, SCO में भी हो, सार्क में भी हो, क्यों नहीं आप एक इंटर रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाते, कॉपरेशंस करो, पार्टनरशिप्स करो। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखिए जियो इकोनॉमिक्स तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक आपके पास ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगी। आपके पास स्किल्ड लेबर होगी तो कोई इंडस्ट्री आकर लगाएगा ना। मतलब ये हो गया इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगा रहे हैं और फिर हम क्या कर रहे हैं, बाहर से कहते हैं ये हमारे पास वर्क फोर्स ही नहीं है जो इधर काम कर सके, फिर बाहर से लेकर आओ और यहां पर आकर काम करें। वो देखो ना, ये चाइनीज की हिम्मत है, आपके एक एक इंजीनियर को बिठाकर सिखाते हैं कि भाई ये काम ऐसे करना है, फिर वो इंजीनियर्स को आपको देते हैं कि जी आप यहां से सीखो फिर आप आगे जाओ, क्योंकि आपके पास वो स्टैंडर्ड स्किल्ड लेबर भी नहीं है। लेबर क्लास से लेकर इंजीनियर तक आपके पास लायक लोग ही नहीं है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में खर्च कर। एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह दो। उसके बाद डिजिटल इकोनॉमी है। देखो डिजिटलाइजेशन इस वक्त की, आप सब पढ़ रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, आपको पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त सबसे बड़ा मसला है दुनिया का, और सबसे बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है कि आप पैसे कमा सकते हो। वो कैसे कमाओगे? जब आप डिजिटल इकोनॉमी क्रिएट करोगे, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस करो। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। हाँ एक अच्छी काम किया है, IT पार्क्स बनाए हमने हरीपुर में, इस्लामाबाद वगैरह में। अब एक काम शुरू हुआ, फिर रिजीम चेंज हो गई। ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ट्रेड एग्रीमेंट्स, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करो, जो कि मैंने आपको बताया हम कर भी रहे हैं। तो ये 8 चीजें ऐसी हैं जिनको आप यूज करके अपनी जियो इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज को क्या कर सकते हो, लेवरेज प्रमोट कर सकते हो।
उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चैलेंजेस क्या है। अच्छा, अगर कोई सोल्यूशंस पूछे भी यही सोल्यूशन है, ऐसे करो। अगर कोई पूछे कि जी कैसे ऑपरेशनलाइज करना है, तो भी यही है, ठीक है ना। तो आप इसको जहां पर भी यूज करना है आप कर लें। अगर सोल्यूशन पूछ रहे हो तो यही सोल्यूशन लिख लो। अगर पूछ रहा है कि जी ऑपरेशनलाइज कैसे करें, तो आपने यही चीजें 8 हेडिंग्स बना देनी है कि जी हमने कैसे ऑपरेशनलाइज करना चाहिए, ठीक है। और लास्टली जी, आपके चैलेंजेस क्या है जियो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहला मसला है हमारे पास सिक्योरिटी कंसर्न। देखो, याद रखो, वॉर ऑन टेरर के बाद या वॉर ऑन टेरर के दौरानिए के बीच में आप मुझे बताओ क्या इन्वेस्टमेंट आई हमारे पास। हमारे बिजनेस में $120 बिलियन का नुकसान नहीं हुआ ना। तो टेररिज्म के होते हुए कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर आपके पास नहीं आएगा। क्यों इन्वेस्ट करे? आप करोगे, मैं आप लोग पाकिस्तानी हो ना, आप सब पाकिस्तानी हो। मैं कहता हूं यार आप एक काम करो, 2-2 करोड़ उठाओ और जाकर, 2 करोड़ भी बड़ी अमाउंट है, 10 लाख उठाओ और जाकर फाटा में जाकर इन्वेस्ट तो करके दिखाओगे। आप खुद नहीं करोगे, कहोगे नहीं भाई उधर पता नहीं कोई एक बम आए और हमारा दुकान ही उड़ जाए। हाँ, कोई जाकर बलूचिस्तान में करेगा? हम आपको कहते हैं ना जाओ जरा जोब में जाकर करो ना इन्वेस्टमेंट, पता चलता है। नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि टेररिज्म हम खुद नहीं कर रहे, तो बाहर से लोग कैसे आकर करेंगे भाई इधर। तो सबसे बड़ा मसला है हमारे सिक्योरिटी कंसर्न है, ये टेररिज्म में है, हाइब्रिड वॉरफेयर। फिर इंडिया साहिबा हमारे पीछे पड़ी हुई है। ये कुलभूषण यादव का केस आप सबको पता होगा। उसके बाद सेक्टेरियनिज्म, अभी आप नहीं देख रहे गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है। अब मुझे बताओ इस टाइम पर गिलगित बल्तिस्तान में कौन इन्वेस्ट करेगा, जहां पर नजदीक से सिविल वॉर हो रही है। ये तो हमारी मीडिया में नहीं आ रहा ना, इतना जितना उधर हो रहा है उतना आ नहीं रहा। मसला ये है सेपरेटिस्ट मूवमेंट से जी, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी चाहती है और फ्रेंड चाहते हैं कि हमें बलूचिस्तान आजाद करके दो। टीटीपी वाले चाहते हैं कि जी हमें फाटा अलग करके दो। आपके सिंधु देश वाले रिवोल्यूशनरी आर्मी वाले चाहते हैं हमें सिंध अलग करके दो। सिर्फ एक ही, और कश्मीरी चाहते हैं हमें कश्मीर अलग करके दो। एक ही पंजाब, ये पंजाब को रख लो, फिर सबको अलग करो। उसके बाद रीजनल डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जी। अफगानिस्तान में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, कहां से होगी भाई? आपकी लड़ाई चल रही है ड्यूरन लाइन में अफगानिस्तान के साथ। तालिबान, हमने ये सोचा था तालिबान आएंगे ड्यूरन लाइन का मसला हल हो जाएगा। वो आते साथ ही पहले ही आपके आर्मी वालों को पीटा उन्होंने, जब हम वो फेंसिंग कर रहे थे। वो कौन सी फेंसिंग, ये हमारा है इंडिया के साथ। आप देखें, हमने कहा है ना कि जी पूरा साउथ एशिया कश्मीर इशू हॉस्टेज बना हुआ है। ईरान के साथ भी मसाइल है, बॉर्डर इशूज है हमारे। तो रीजनल डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमारी जियो इकोनॉमिक्स को बढ़ने नहीं देंगे। अब देखो ना, अफगानिस्तान का मसला चल रहा है, तो कहां से तापी आएगी, कहां से कासा 1000 आएगी, कहां से जो कॉरिडोर बन रहा है, रेलवे कॉरिडोर बन रहा है, वो जाएगा कैसे? हम मिडिल कॉरिडोर के साथ मिलेंगे कैसे? हम ये ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप के साथ मिलेंगे? बताओ ना, कहां से जाओगे? तो वैसे हम चाइना के थ्रू तो चाइना बहुत बड़ा है भाई, फिर चाइना हमारे पास इन्वेस्ट क्यों करेगा जब उसके थ्रू जाना है? वो कहेगा हमें तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए ना। हम तो ये चाहते हैं कि चाइना आए, बाहर से मुल्क आए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें और यहां से फिर ट्रेड करें। हमारे पास क्या है बेचने के लिए जो हम चाइना से बेचेंगे सेंट्रल एशिया को? फिर सेंट्रल एशिया वाले ही नहीं आएंगे, कहेंगे इधर से घूमकर आते हैं, इससे अच्छा ईरान के थ्रू सीधा इंडिया चले जाए, आपके पास क्यों आए? एनर्जी शॉर्टेजेस मैंने आपको बताया, एनर्जी शॉर्टेजेस होती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो जाती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं आते, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होता। डेट सस्टेनेबिलिटी है, कल हमने पढ़ा था, कल पढ़ा था आई थिंक इकोनॉमिक वाला, कि आपका इंटरनल और एक्सटर्नल डेट कितना है आपका। मैंने आपको ये भी बताया था आपको इस साल 7.2 ट्रिलियन रुपीस क्या देना है, डेट इंटरेस्ट देने हैं सिर्फ। $130 बिलियन से ऊपर आपके ऊपर क्या है, एक्सटर्नल कर्ज है। कहां से इकोनॉमी ग्रो करेगी मेरे भाई? कर्ज तो दो। उसके बाद ट्रेड इम्बैलेंसेज हैं, ट्रेड डेफिसिट, लिमिटेड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स वगैरह, ट्रेड ही नहीं कर पा रहे, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट होता ही नहीं। लास्टली क्या होता है भाई, हमारे पास डॉलर खत्म हो गए। मैं कल ही बता रहा था आप लोगों को कि आपके जो गुड्स थे वो पड़े हुए थे किधर, मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट पर और कराची पोर्ट पर पड़े हुए थे। आपके बिजनेसमैन जो बिजनेस क्लास है वो पैसे लेकर स्टेट बैंक के सामने खड़ी हुई थी कि भाई हमें डॉलर्स दो, हम अपने रॉ मटेरियल छुड़वाए।
आपके स्टेट बैंक के पास क्या था? डॉलर डॉलर ही नहीं। सिमिलरली इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट बड़ा मसला हो गया हमारा। पानी हमारा, मैंने 2025 में कह रहे हैं खत्म हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से डिस्ट्रक्शन आ जाती है, फूड इनसिक्योरिटी है, फ्लड्स हैं, वो भी आपकी जो इंटरनल इकोनॉमिक ग्रोथ है। अभी देखे ना, फ्लड आई, ये अभी अभी जो आई 2022 की, उसमें $30 बिलियन का आपको नुकसान हुआ। $30 बिलियन, कैन यू इमेजिन? हम एक एक बिलियन डॉलर के लिए कशकोल उठाकर घूम रहे हैं। उसके बाद जी जियो पॉलिटिकल डायनामिक्स, सबसे बड़ा मसला हुआ बैलेंसिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। किसका साइड देखो? हम तो कह रहे हैं कि जी हम नॉन अलाइंड है। इस नॉन अलाइनमेंट का फिर प्रेशर भी तो आना है ना भाई मेरे। जब वो प्रेशर आएगा उसको बियर कौन करेगा? अभी आपने देखा ना, एक सटके में इमरान खान की हुकूमत चली गई, एक झटके में आपने आईपी जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन बन रही थी उससे आप बाहर निकल गए, जी हम नहीं बनाते, यूएस का वो है, प्रेशर है। एक झटके में आपने रशिया से ऑयल लेना दोबारा बंद कर दिया कि नहीं नहीं हमें महंगा पड़ रहा है। ये कैसे महंगा पड़ रहा है मेरे भाई? तो इंटरनेशनल रिलेशंस को भी तो आपने बैलेंस करना है ना, कैसे करोगे? तो ये सबसे बड़ा मसला हुआ। उसमें रशिया के पास जाओगे, इंडिया यूएस इंडिया की नेक्सस को कैसे कंट्रोल करोगे आप? जो है रशिया यूक्रेन वॉर में कैसे डील करोगे? तो ये सारे मसाइल हैं। उसके बाद लेक ऑफ स्किल्ड लेबर नहीं है भाई हमारे पास, हमें चाहिए एक स्किल्ड लेबर। और सर काफी ज्यादा चले भी हैं बात। और ब्रेन ड्रेन, इसके साथ लिख लो ब्रेन ड्रेन। उसके बाद डेप्थ ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज। देखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करोगे तो नई इनोवेशंस नहीं होगी, डिजिटलाइजेशन नहीं होगी, आपकी नॉलेज इकोनॉमी बूस्ट नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी? क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ही नहीं आपके पास। और वो आपने गुड बॉय साहब है, परवेज गुड बॉय, बड़ा नाम है, वो कहते हैं यहाँ पर पीएचडी जो डिग्रीज है ना, जो उनकी थीसिस होती है, उनके थीसिस के पन्ने फाड़ कर हमारे यहाँ पकौड़े बेचे जाते हैं। अब जाओ ना पकौड़ों वालों के पास तो आपको बड़े बड़े नोट्स मिलेंगे। मैं एक बार गया, अच्छे अच्छे नोट्स पड़े हुए थे, पकौड़े दे रहे थे। ये आपके यहाँ आपकी रिसर्च वगैरह की अहमियत है। तो वो होती है किसी क्वालिटी कॉपी करते हैं। कभी पढ़ता ही नहीं ना, तो तभी तो कह रहा हूँ, तो क्वालिटी ऐसी है ना। तो आपको क्या करना है? पीएचडी कर लीजिए, 50,000 लोगों ने भी पाकिस्तान में पीएचडी कर ली, फिर पता चला 50,000 में से 49,900 लोग क्या है, बेरोजगार घर बैठे हुए पीएचडी पकड़कर। सर टू बी ऑनेस्ट यूके के भी जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज के वो भी यहाँ से ही आउटसोर्स करवाते हैं अपने पीएचडीज, काफी फीस करवाते हैं। नहीं होते भाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। होंगे 10% होंगे, ज्यादा से ज्यादा 5% होंगे, 3% जो हमसे भी निकम्मे होंगे। ऐसे जरूरी थोड़ी है कि यूरोपियन है या अंग्रेज है तो वो बहुत बड़ा तू 30 मार खाएंगे। अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आप सबको समझ आ गया। आज एक ही टॉपिक है, कल हम थोड़े ज्यादा पढ़ लेंगे, ठीक है जी? अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ से रोकनी है ना।